Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th July 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about World Population Day. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view and also useful from our syllabus GS paper 3 Indian economy perspective. देखिए, हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने 1989 में फैसला किया कि हम लोग इस दिन को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तरह ऑब्जर्व करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे कम से कम साल में एक बार वर्ल्ड कंट्रीज विल कम टुगेदर एंड डिस्कस ऑन द पॉपुलेशन इश्यूज। डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन रिलेटेड जो भी नंबर्स हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेक्स रेशियो, अलग अलग देशों में कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, उस पर चर्चा करें। फिर उससे रिलेटेड जो बाकी सारे कंसर्न्स हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग, जेंडर इक्वालिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सीधा लेना देना है पॉपुलेशन से। अगर पॉपुलेशन बहुत फास्ट पेस से बढ़ेगा तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर डेवलपमेंट हमें सस्टेनेबल तरीके से करना है तो पॉपुलेशन को लिमिटेड रखना होगा। अगर पॉपुलेशन ब्लास्ट होगा तो फिर रिसोर्सेज को हम लोग फास्ट तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे, जो भी पानी है या फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं, और उससे फिर हम लोग अर्थ की या नेचर की कैरिंग कैपेसिटी को ब्रीच कर बैठेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए भी ये जरूरी है कि हम लोग पॉपुलेशन पे ध्यान रखें, और पॉपुलेशन को लेकर के साल में कम से कम एक बार चर्चा होनी चाहिए। इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व करने का फैसला किया यूनाइटेड नेशंस ने सिंस 1989। साल 2024 का जो थीम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, वो है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। अब इस ओकेजन पे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के ओकेजन पे, यूनाइटेड नेशन की एक ऑफिस है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। शॉर्ट में कहें तो यूएन डेसा। ये यूएन डेसा यूनाइटेड नेशन का जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, इसका सेक्रेटेरिएट उसी से एसोसिएटेड एक ऑफिस है। तो यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, हमने पहले देख रखा है न्यूज़पेपर एनालिसिस में, फिर आगे किसी दिन मैं रिवाइज करा दूंगा। उसमें से एक महत्वपूर्ण या प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। उससे एसोसिएटेड एक ऑफिस है यूएन डेसा, जो हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के ओकेजन पे एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, जिसमें दुनिया भर के देशों के पॉपुलेशन ट्रेंड की एनालिसिस की जाती है। तो जो साल 2024 का वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, उसके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या डेटा देखते हैं। तो पूरी दुनिया की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये लगभग 1000 करोड़ के आसपास पहुंचेगा बाय मिड 2080s, दैट विल बी पीक। तो 10.3 बिलियन पॉपुलेशन विल बी देयर बाय मिड 2080s। तो कम 2084-85 के आसपास जाकर के दुनिया में जो पॉपुलेशन होगा वो हाईएस्ट लेवल पे होगा, उसके धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगा। मौजूदा टाइम में अगर बात की जाए तो वर्ल्ड पॉपुलेशन इज समवेयर क्लोज टू 8.2 बिलियन, मतलब 820 करोड़ के आसपास। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान कितने साल जीता है, उसकी अगर बात की जाए तो वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है पिछले 20 सालों में, 20 से 30 सालों में। इट हैज़ इंक्रीज्ड अप टू 73.3 ईयर्स। अर्लियर इट वाज हार्डली अबाउट 65, अबाउट 30 ईयर्स अगो। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव होने का मतलब है कि हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज बेहतर हो रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों में। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होने के कारण एक, आप कह सकते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट भी है। वो है कि ओवरऑल पॉपुलेशन बर्डन बढ़ता जा रहा है अर्थ के ऊपर। फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर उसके डेटा पे आएंगे। फर्टिलिटी रेट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू ए वुमन इन हर चाइल्ड बियरिंग एज। मतलब एक वुमन अपने जितने, जो भी उनका चाइल्ड बियरिंग एज होता है, इन जनरल बायोलॉजिकली वो 50 तक माना जाता है, तो उस उम्र तक में वो कितने बच्चों को जन्म देती है, वो होता है फर्टिलिटी रेट। अब अलग अलग देशों का या अलग अलग रीजन का फर्टिलिटी रेट अलग अलग होता है, क्योंकि ये एवरेज नंबर है। तो किसी जगह पे मान लीजिए कि
100 औरतों ने मिलकर के 230 बच्चों को जन्म दिया इन देयर रिप्रोडक्टिव एज साइकिल, तो उस जगह का फर्टिलिटी रेट हो जाएगा 2.3, यानी कि ऑन एन एवरेज एक वुमन ने अपने रिप्रोडक्टिव एज साइकिल में 2.3 बच्चे को जन्म दिया। ये होता है फर्टिलिटी रेट। अगर वर्ल्ड वाइड फर्टिलिटी रेट की बात की जाए तो इट इज 2.25। तो ऑन एन एवरेज वन वुमन गिव्स बर्थ टू 2.25 चिल्ड्रन। ऐसा फ्रैक्शन में बच्चों को जन्म नहीं देती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 100 वुमन ऑन एन एवरेज 225 बच्चों को जन्म दे रही हैं। अगर बात की जाए रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट की तो दैट इज क्लोज टू 2.1। अगर रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 के आसपास पहुंच जाए तो फिर पॉपुलेशन ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो जब हम कह रहे हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन पीक करेगी बाय मिड 2080s, तो इसका मतलब उस वक्त तक फर्टिलिटी रेट विल कम क्लोज टू 2.1 और उसके बाद फर्टिलिटी रेट विल फर्दर डिक्लाइन, जिस कारण से दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय गिरने लगेगी। तो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट इज 2.1। अब भारत की बात करते हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत का मौजूदा पॉपुलेशन 2024 में है 1.45 बिलियन, 145 करोड़ के आसपास, और हमारी पॉपुलेशन पीक करेगी बाय 2054, 2054 तक यहां जाकर के हम कहीं पीक करेंगे और उसके बाद हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे स्टैग्नेट होगी और फिर डिक्लाइन करेगी। तो हमारी पॉपुलेशन पीक करेगी समवेयर क्लोज टू 1.69 बिलियन के आसपास, यानी कि 170 करोड़ के आसपास जब हमारी जनसंख्या हो जाएगी तब वो पीक करेगी और उसके बाद धीरे धीरे फिर हमारा स्टेगनेट होगा पॉपुलेशन, फिर डिक्लाइन भी होगा। और बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, बाय द ईयर 2100, हमारा पॉपुलेशन घट करके वापस से मौजूदा लेवल पे आ जाएगा लगभग 1.5 बिलियन के आसपास। बट चाहे जो भी हो, इस पूरे सेंचुरी में हम लोग रहने वाले हैं वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश रहने वाला है हमारा देश भारत इस पूरे सदी में। पिछले साल हमने चाइना को पीछे छोड़ा था। साल 2023 में इंडिया सरपास चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अब चाइना इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है विद पॉपुलेशन ऑफ 1.42 बिलियन। तीसरे नंबर पे है यूएस विथ 341 मिलियन पॉपुलेशन, काफी लार्ज मार्जिन से वो पीछे है, लगभग 34 करोड़ के आसपास उसकी जनसंख्या है। और पाकिस्तान जिस रफ्तार से ग्रो कर रहा है, एज पर दिस रिपोर्ट इट इज एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान विल बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री एंड विल बी सरपासिंग द यूएस बाय 2054। तो पाकिस्तान भी अमेरिका को पीछे छोड़ देगा जनसंख्या में साल 2054 तक, जिस तरीके से वहां पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। अब थोड़ा सा समझते हैं पॉपुलेशन और इकोनॉमिक स्टेटस के बीच में रिलेशन। किसी भी देश का जो इकोनॉमिक स्टेटस है और वहां की जो जनसंख्या बढ़ने का रफ्तार है, उसमें क्या रिलेशन है। भारत के अंदर अभी क्यों जनसंख्या फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है, ऐसा क्या होगा तो 2050s के बाद की पॉपुलेशन स्टैग्नेट होगा और उसके बाद डिक्लाइन होगा। तो इन सब के पीछे कारण क्या होता है। अक्सर आप देखेंगे जो अमीर देश हैं, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे पॉपुलेशन स्टैग्नेट कर गई है या नीचे गिर रही है, जबकि जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जिनको हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज भी कहते हैं, वहां पे पॉपुलेशन फास्ट तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो पॉपुलेशन और पॉवर्टी आपस में इंटरलिंक्ड हैं, उनका एक दूसरे के साथ काफी डायनामिक रिलेशन है। होता क्या है कि जो बिल्कुल गरीब देश हैं, पुअर इकोनॉमीज, वहां पे लोगों के पास बहुत सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तो है नहीं, सरल भाषा में कहें तो काम धंधा तो ज्यादा है नहीं। तो ऐसे इकोनॉमीज में देखा गया है कि जहां पे काम कम है लोगों के पास, पीपल इंगेज मोर इनटू रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम है। उसके अलावा वहां पे जब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ओवरऑल कम है तो विमेन के लिए तो नेचुरली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम ही है, तो विमेन आर मोर अवेलेबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रेन। और इस कारण से इन पुअर इकोनॉमीज आप देखेंगे कि बर्थ रेट इज वेरी हाई, fertility rate will be close to 4, 4.2. Every woman will bear child 4 to 5 in her reproductive age overall.
तो पुअर इकोनॉमीज में बर्थ रेट इज वेरी हाई. फॉरगेट अबाउट पुअर इकोनॉमी, इवन इन पुअर फैमिलीज यू विल से कि फर्टिलिटी रेट इज स्लाइटली हाइयर. ओवरऑल जो पूरे गरीब देश है वहां पे फर्टिलिटी रेट ज्यादा रहता है. कारण सरल है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम है, तो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में ज्यादा एंगेज होते हैं. लेकिन एक और चीज होती है पुअर इकोनॉमीज में कि बर्थ रेट तो हाई है लेकिन साथ ही साथ उनकी हेल्थ फैसिलिटीज उन देशों में अच्छी नहीं है. इस कारण से डेथ रेट भी हाई रहता है. और इन कारणों से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है. बर्थ रेट इज हाई बट डेथ भी उसी हिसाब से हो रहे हैं. 4 बच्चों को जन्म दे रहे हैं जिसमें से 2 सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे लंबे समय तक, 2 ही सर्वाइव किए. ऐसी ही हालत बनती है ज्यादातर गरीब देशों में या गरीब परिवारों में, किन्हीं न किसी कारणों से डेथ हो जाती है, अर्ली डेथ, प्री मच्योर डेथ, जिस कारण से पॉपुलेशन बहुत फास्ट तरीके से नहीं इंक्रीज होता है. फिर होते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी, जिस स्टेट में अभी भारत है, जिसमें कुछ दिनों पहले तक चाइना था. तो डेवलपिंग इकोनॉमीज में कैसा रहता है कि बर्थ रेट तो अभी भी अच्छा खासा रहता है, बर्थ रेट स्टिल रिमेन्स हाई, लेकिन वहां डेथ रेट काफी फास्ट तरीके से गिरने लगता है. क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज में अब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बेहतर हो रहे हैं. तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जब बेहतर होंगे तो लोग कामकाज करेंगे, विमेन के लिए भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खुलेगी, तो विमेन के लिए भी केयर एक्टिविटीज के लिए टाइम कम होगा, तो अब बच्चे कम जन्म लेंगे क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज इमर्ज होंगे. तो बर्थ रेट will be slightly lower but still will remain high डेवलपिंग इकोनॉमीज में. तो पुअर इकोनॉमीज की तुलना में रिलेटिवली लोअर बर्थ रेट, बट डेवलप्ड इकोनॉमी की तुलना में अभी भी बर्थ रेट विल बी हाइयर. तो देखिए, जैसे जैसे आपका देश अमीर होता जाएगा थोड़ा सा बर्थ रेट गिरेगा, राइट, ऐसे गिरेगा, लेकिन डेथ रेट उससे ज्यादा रफ्तार से नीचे गिर जाता है क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज काफी इंप्रूव हो जाती. तो डेवलपिंग कंट्रीज के भी आप 2 स्टेज में देखिए. जब नया नया डेवलप हो रहा है तो बर्थ रेट तो अभी भी वही है लेकिन डेथ रेट फास्ट तरीके से गिरता है उन देशों में. क्यों? क्योंकि वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो रहे हैं. तो ये जो स्टेज होता है किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी का, यहाँ पे उसका पॉपुलेशन काफी फास्ट तरीके से इंक्रीज होगा क्योंकि बर्थ रेट इज स्टिल हाई बट डेथ रेट हैज डिक्लाइन बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज. तो ये देखिए, चाइना या इंडिया दोनों का ये वाला जो स्टेज है जहां पे पॉपुलेशन काफी फास्ट या स्टीप तरीके से बढ़ा है, स्टीप तरीके से, उसके पीछे कारण है ये वाला इकोनॉमिक स्टेज जहां पे हम लोग अभी पुअर इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमीज की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं. तो ताजा ताजा जब डेवलपिंग बन रहे हैं, मिडिल इनकम कंट्री बन रहे हैं, तो बर्थ रेट इज still high but slightly less as compared to earlier, but death rate will drop down drastically and that is why population will start increasing in a very exponential manner. अभी धीरे धीरे होता क्या है कि डेवलपिंग कंट्री जब डेवलप्ड लेवल की तरफ जाने लगते हैं तो वहां पे बर्थ रेट भी नीचे गिरने लगता है क्योंकि अब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज विमेन के लिए खुलने लगी हैं, विमेन भी अब काम करने लगे हैं. उसके अलावा ओवरऑल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो फिर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए टाइम कम है या उसमें इंगेजमेंट कम है. तो इस कारण से धीरे धीरे जब डेवलपिंग इकोनॉमीज डेवलप्ड इकोनॉमीज की तरफ जाने लगते हैं तो उनका बर्थ रेट भी गिरने लगता है और डेथ रेट तो लगभग स्टैग्नेट हो जाता है. तो इस कारण से ओवरऑल पॉपुलेशन विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, स्टेबल होने लगेगा. तो भारत और चाइना की अगर बात की जाए तो भारत का जो अभी वाला स्टेज है, ये वाला स्टेज जो कुछ 20-30 सालों में देखने को मिलेगा, वो होगा ये हायर या अपर मिडिल इनकम में हम जा सकते हैं. चाइना कुछ साल पहले अपर मिडिल इनकम में था जहां पे उसका बर्थ रेट फास्ट तरीके से गिर रहा था, डेथ रेट स्टैग्नेट हो चुका था. जब डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाती है, रिच इकोनॉमी, जैसे यूरोपियन इकोनॉमीज की बात की जाए, जर्मनी की, जापान की, यूरोपियन इकोनॉमीज में तो जर्मनी की अगर बात कर ली जाए थोड़ी बहुत आप बात कर सकते हैं, फ्रांस में भी ये सिनारियो देखने को मिल रहा है. उसके अलावा एशिया में आप जापान की बात कर लें, कोरिया की बात कर लें, तो वहां पे कैसा है, दिस डेवलप्ड इकोनॉमीज आर नाउ हैविंग वेरी लो बर्थ रेट. बर्थ रेट इज वेरी लो.
क्यों लो है बर्थ रेट? क्योंकि वहां पे लोगों के पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत सारे हैं, टाइम कम है सेक्सुअल इंटरेक्शंस के लिए, प्लस वीमेन आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो उनके लिए अब चाइल्ड बेयरिंग के लिए या फिर उनका टेक केयर करने के लिए भी टाइम कम है। तीसरा, चूंकि ये डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। सिंस कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, इस कारण से लोग अब बच्चे कम पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे को जन्म दिया तो फिर उसको टेक केयर भी तो करना होगा, विच इज अ कॉस्टली अफेयर। तो इन सारे कारणों से, प्लस चूंकि ये अब डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं तो वहां पे विमेन अब एजुकेटेड हैं। जब एजुकेटेड विमेन होती हैं तो दे आर हैविंग ऑटोनॉमी ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग अबाउट देयर ओन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कितने बच्चे उनको करने हैं उसको लेकर के उनका से बढ़ जाता है। जबकि वही पुअर इकोनॉमीज में या डेवलपिंग इकोनॉमीज में विमेन का ज्यादा से होता ही नहीं है ऑन द डिसीजन दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन शी वुड लाइक टू बियर इन हर रिप्रोडक्टिव साइकिल। सो ये सब कारणों से जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होते हैं वहां पे बर्थ रेट काफी कम हो जाता है, डेथ रेट भी काफी कम हो जाता है। लेकिन बर्थ रेट ज्यादा रफ्तार से गिरने के कारण डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर धीरे धीरे पॉपुलेशन स्टैग्नेट करता है या डिक्लाइन करता है। और आप डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखोगे कि ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है, यंग पॉपुलेशन कम आ रहा है, क्योंकि डेथ रेट कम है ना, तो ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा हो गया। जबकि बर्थ रेट भी कम है तो इसलिए यंग जनरेशन उतना आ नहीं रहा है, नए जनरेशन में बच्चे आ नहीं रहे हैं। इस कारण से ऐसी इकोनॉमीज कही जाती हैं एजिंग इकोनॉमीज, ओल्ड एज इकोनॉमीज। तो पहले तो हमने देखा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के बारे में देखा, भारत के अंदर स्थिति समझी, फिर दुनिया में किस तरीके से पॉपुलेशन स्टैग्नेट करेगा वो देखा हमने। अब ये स्टेज जो आप देख रहे हैं पॉपुलेशन का, ये दुनिया के हर देश में देखने को मिलता है। पहले पॉपुलेशन पीक करता है फिर डिक्लाइन करता है, वही भारत में भी होगा, पीक करेगा फिर डिक्लाइन करेगा। भारत का पीक आएगा साल 2054 के आसपास। तो क्यों पीक करता है फिर क्यों डिक्लाइन करता है, उसके पीछे कारण है इकोनॉमिक स्टेटस। जब देश गरीब रहता है तो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई है। जब देश पुअर से डेवलपिंग इकोनॉमीज की तरफ जाता है ताजा ताजा, तो बर्थ रेट अभी भी हाई है, डेथ रेट काफी फास्ट तरीके से नीचे गिरता है, और इस कारण से आप देखोगे कि पॉपुलेशन फास्ट तरीके से इंक्रीज होगा। तो भारत के लिए ये वाला टाइम था और चाइना के लिए ये वाला टाइम था। उसके बाद चाइना अब स्टैग्नेट कर गया, भारत कुछ टाइम बाद स्टैग्नेट करेगा, क्योंकि बोथ ऑफ अस विल रीच इन दिस स्टेज ऑल्सो। चाइना हैज ऑलरेडी रीच्ड इन दिस स्टेज जहाँ पे बर्थ रेट इज ऑल्सो डाउन, डेथ रेट इज ऑल्सो डाउन। इंडिया अभी इस स्टेज में कहीं यहाँ पे है। और जब डेवलप्ड इकोनॉमीज हो जाते हैं, जैसे आप इटली, जर्मनी, जापान, कोरिया, तो फिर वहां पे पॉपुलेशन स्टैग्नेट कर जाती है और ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है। वैसे इकोनॉमी से कहा जाता है एजिंग इकोनॉमी। इस चीज को, ये जो एनालिसिस हमने की अभी, इसको जस्टिफाई करने के लिए इस प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट का एक और डेटा देखते हैं। आज पर दिस डेटा, दुनिया का सबसे ज्यादा जो जनसंख्या में ग्रोथ आने वाला है अभी से लेकर के साल 2050 तक, वो आने वाला है फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज। क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ही टोटल फर्टिलिटी रेट अभी बहुत हाई है। आप देखिए कई सारे देशों में 4 या 4.5 तक टोटल फर्टिलिटी रेट है, या उससे भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वहीं बढ़ने वाली है, और जनसंख्या इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज आर नाउ मूविंग इन दिस स्टेज, दिस जहां पे बर्थ रेट इज स्टिल हाई बट डेथ रेट इज गोइंग टू डिक्लाइन एट अ शार्प पेस। जबकि वहीं दुनिया में सबसे कम जनसंख्या जहां ग्रो होगी, या इनफैक्ट जनसंख्या अब घट सकती है जिस कॉन्टिनेंट में है, वो है यूरोप। वहां पे आने वाले टाइम में, अभी से लेकर के 2050 तक में, इट इज एक्सपेक्टेड कि ओवरऑल पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। तो इससे ये साबित होता है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां पे पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होगी, स्टैग्नेट होगी, एजिंग इकोनॉमी बनेगी। और जो रिलेटिवली अभी पुअर इकोनॉमीज हैं वहां पे पॉपुलेशन अभी ग्रो करेगा एट अ फास्टर पेस। जो भी हमने डिस्कशन किया अभी इस एनालिसिस में, उसके बेसिस पे इसी साल यूपीएससी 2024 में आए हुए 2 सवाल आप सॉल्व कर सकते थे। ये दोनों सवाल आपके सामने मैंने यहाँ पे दिया है एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक डेटा जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 इज कंसिडर्ड एज हेल्दी बिकॉज इट इज रिप्लेसमेंट रेट।
इतना अगर फर्टिलिटी रेट रहे तो पॉपुलेशन स्टैग्नेट हो जाती है। यूपीएससी ने साल 2015 में बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था मेंस में कि पॉपुलेशन और पॉवर्टी का आपस में क्या रिलेशन है। ये काफी अच्छा सवाल था। इस एनालिसिस के बेसिस पे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का बड़ा डायनेमिक रिलेशन है। जब गरीबी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा गरीबी होती है, तो जनसंख्या स्टेबल ही रहता है क्योंकि डेथ रेट एंड बर्थ रेट बोथ आर हाई। बट गरीबी थोड़ी कम होती है, लो मिडिल इनकम में हम जब जाते हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगता है। उसके पीछे कारण ये सारे हमने देखे। धीरे धीरे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, बट हेल्थ फैसिलिटीज काफी बेहतर हो जाती हैं, जिस कारण से डेथ रेट घट जाता है। और फिर जब डेवलप्ड इकोनॉमीज हो जाता है, जब देश अमीर हो जाता है, तो फिर अगेन पॉपुलेशन स्टैग्नेट हो जाता है या डिक्लाइन करने लगता है। तो ये पहले जनरल कॉन्टेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर देना था। भले भारत के बारे में पहले आपको क्या करना था, जनरल कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर देना था, फिर बाद में सिनेरियो इन इंडिया आपको एक्सप्लेन करना था कि कैसे भारत के अंदर जब गरीबी घट रही है, गरीबी के भी कुछ डेटा दे दीजिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के, तो उस कारण से अब पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रहा है। बट आने वाले टाइम में जब हम इकोनॉमिकली और ज़्यादा बेटर ऑफ हो जाएंगे तो हमारा पॉपुलेशन स्टैग्नेट कर जाएगा। ये आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नीति आयोग SDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको लेकर के हमने कई दफा न्यूज़पेपर एनालिसिस में चर्चा की है। दीज आर सेट ऑफ 17 गोल्स दैट यूनाइटेड नेशंस कलेक्टिवली अडॉप्टेड इन 2015 फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज। यूनाइटेड नेशंस के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने मिल करके अपने लिए 17 गोल निर्धारित किए, जिनको कलेक्टिवली कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको पूरा करने के लिए इन देशों ने अपने आप को 15 साल का वक्त दिया। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट ईयर है 2030। ये 17 गोल्स हैं और सबके अंदर फिर अलग अलग सब टारगेट्स भी हैं। तो कलेक्टिवली दिस SDGs आर 17 ग्लोबल गोल्स एंड ओवरऑल 169 टारगेट्स। 17 गोल कुछ ऐसे हैं। गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, नंबर 2 जीरो हंगर, पूरे दुनिया भर में हंगर खत्म कर देना है साल 2030 तक, दैट इज SDG नंबर 2। SDG 3 गुड हेल्थ, 4 क्वालिटी एजुकेशन, 5 जेंडर इक्वालिटी वर्ल्ड वाइड, 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8 डिसेंट वर्क, 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर होना चाहिए वर्ल्ड वाइड। SDG number 10 overall reduced inequalities amongst different communities. SDG number 11 sustainable cities and communities. SDG number 12 responsible consumption यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना एंड प्रोडक्शन। SDG नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर को प्रोटेक्ट करना। इसी के अंतर्गत आप कह सकते हैं ये जो अभी हाई सी ट्रीटी हमने साइन किया है, कह सकते हैं कहीं ना कहीं इट विल बी हेल्पफुल इन अटेनिंग SDG नंबर 14, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14। हाई सी ट्रीटी हमने डिस्कस किया था ना न्यूज़पेपर एनालिसिस में 1-2 दिनों पहले। लाइफ ऑन लैंड SDG नंबर 15, SDG नंबर 16 इज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड SDG 17 इज टू डेवलप पार्टनरशिप अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीज इन ऑर्डर टू अटेन दीज 16 गोल्स। दुनिया भर के देशों के बीच में पार्टनरशिप डेवलप करें ताकि ये 16 गोल्स को हम अटेन कर पाएं। ये है SDG का कॉन्सेप्ट। साल 2030 तक यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज ने अपने आप को कमिट किया है कलेक्टिवली कि हम ये सारे 17 टारगेट्स अटेन करेंगे। 17 गोल्स एंड टोटल सब टारगेट्स की बात की जाए तो 169 टारगेट्स। इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू दिस SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दैट मीन्स इंडिया इज ऑल्सो कमिटेड टू act in these directions because we are signatory to SDG। तो भारत में SDG को अटेन करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अटेन करने के लिए और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को मोटिवेट करने के लिए इन दैट डायरेक्शन, नीति आयोग ने क्या किया, एक इंडेक्स पब्लिश करना शुरू किया जिसका नाम है SDG इंडेक्स, जिसमें भारत के अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंकिंग दी जाती है, स्कोर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन अटेनमेंट ऑफ दीज गोल्स। तो 16 गोल्स, इन 17 में से 16 गोल्स को अटेन करने के लिए अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं और कितना उसमें सक्सेसफुल हुए हैं, उसके बेसिस पे उनको स्कोर दिया जाता है और रैंक दिया जाता है। 16 इसलिए क्योंकि 17 गोल तो एक तरीके का ग्लोबल गोल है। यहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलप करनी है
तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन को तो इवेल्युएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें उनका कोई रोल है नहीं। इसीलिए बाकी के जो 16 गोल्स हैं उसके बेसिस पे उनमें क्या परफॉर्मेंस है स्टेट गवर्नमेंट्स का एंड यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बेसिस पे उनको नीति आयोग एक स्कोर देता है और उस स्कोर के बेसिस पे उनको रैंकिंग दी जाती है। इसको पब्लिश करता है नीति आयोग अंडर इट्स एचडीजी इंडेक्स। पहला इस तरीके का एचडीजी इंडेक्स नीति आयोग ने पब्लिश किया था साल 2018 में। 16 आउट ऑफ 17 एचडीजीज के बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। ये 16 गोल, 17वां गोल उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। उसके बेसिस पे स्कोर भी दिया जाता है। स्कोर के बेसिस पे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। अगर 100 स्कोर आ गया तो दैट स्टेट या यूनियन टेरिटरी विल बी नोन एज अचीवर, फ्रंट रनर इफ स्कोर इज बिटवीन 65 to 99, परफॉर्मर इफ स्कोर इज बिटवीन 50 to 64 एंड एस्पिरेंट इफ द स्कोर इज बिटवीन 0 to 49। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नीति आयोग का ये जो एचडीजी इंडेक्स है, इट इज एन अटेम्प्ट टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म अमंग्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन प्रमोट करा रहा है। अब आते हैं करंट न्यूज पे। 4th एडिशन ऑफ एचडीजी इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड बाय नीति आयोग विच इज फॉर द ईयर 23-24। इस इंडेक्स के हिसाब से ओवरऑल अगर भारत का परफॉर्मेंस देखें तो अब ओवरऑल भारत का एचडीजी इंडेक्स बढ़कर के हो गया है 71। यानी कि जो भी हमारे एचडीजी गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उसका लगभग 71% कलेक्टिवली भारत ने अचीव कर लिया है। तो सक्सेसिवली इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। पहला जो एचडीजी इंडेक्स था उसमें स्कोर था ओवरऑल 57, फिर 60, फिर 66 एंड नाउ 71। लेकिन अगर स्टेट वाइज परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैव बीन केरला एंड उत्तराखंड विद द स्कोर ऑफ 79, जबकि वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट हैज बीन बिहार। नोटवर्दी एडवांसमेंट, जिन जिन गोल्स में हमने अच्छा ओवरऑल अचीवमेंट रजिस्टर किया है वो है एचडीजी 1 पॉवर्टी रिडक्शन में। आज ही मैं आपको दिखा रहा था कि नीति आयोग ने बताया कि हमारे देश में पिछले 10 सालों में 24 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं, राइट। तो इस कारण से एचडीजी 1 में पॉवर्टी रिडक्शन में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, एचडीजी 8 में अच्छा काम हुआ है, एचडीजी 13 में अच्छा काम हुआ है क्लाइमेट एक्शन में। एक जो कंसर्न है वो है विथ रिस्पेक्ट टू एचडीजी नंबर 5, जेंडर इक्वालिटी को लेकर के। यहाँ पे स्कोर इज वेरी पुअर, इट इज लेस देन 50, यानी कि जेंडर इक्वालिटी में अभी भारत काफ़ी पीछे है। वो जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो पब्लिश करता है उसमें भी रैंकिंग हमारी काफ़ी खराब थी, और अब एचडीजी इंडेक्स भी कह रहा है कि हमारा एचडीजी गोल नंबर 5 में स्कोर 50 से कम है। तो ये दोनों जगह से एक बात साबित होती है कि हमारे देश के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी काफ़ी वाइड है। ये हो गई ओवरऑल भारत के लेवल पे परफॉर्मेंस। अगर असम की बात की जाए तो असम का स्कोर है 65, दैट पुट्स असम इन दिस कैटेगरी, फ्रंट रनर कैटेगरी। लेकिन असम की जो रैंक है ओवरऑल वो है 16 एंड दिस रैंक इज शेयर्ड विथ त्रिपुरा एंड पंजाब। तो तीनों का रैंक 16 है। और इनफैक्ट अगर आप पूरे भारत को देखें तो सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इसी कैटेगरी में आते हैं, फ्रंट रनर कैटेगरी में। असम, त्रिपुरा, पंजाब जस्ट इस कैटेगरी में इंटर हो गए हैं क्योंकि स्कोर है 65 के साथ ही आप कह सकते हैं फ्रंट रनर कैटेगरी की शुरुआत होती है, और हमारा रैंक है 16। 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो इसके अंदर नहीं है, फ्रंट रनर कैटेगरी में नहीं है, दे आर इन परफॉर्मर कैटेगरी, और वो स्टेट्स हैं बिहार, झारखंड, नागालैंड एंड मेघालय। देयर स्कोर इज लेस। असम यहाँ है विथ स्कोर ऑफ 65 एंड रैंक ऑफ 16। वी आर कैटेगराइज्ड इन फ्रंट रनर कैटेगरी। दीज 4 स्टेट्स आर कैटेगराइज्ड इन एस्पिरेंट कैटेगरी, परफॉर्मर कैटेगरी। टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मेंस्ट्रुअल लीव। ये जो टॉपिक है गवर्नेंस पेपर में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके अलावा एथिक्स पेपर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पैशन। छोटा सा टॉपिक है। मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में पहले समझ लेते हैं। वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। ये लीव काइंड ऑफ लीव है फॉर वर्किंग वुमेन हु वांट टू अवेल पेड और अनपेड लीव ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन, मंथली मेंस्ट्रुएशन।
तो इस तरीके का अगर कॉन्सेप्ट लाया गया तो उसको कहा जाएगा मेंस्ट्रुअल लीव। जैसे अलग अलग लीव होते हैं ना, सिक लीव एंड ऑल, वैसे एक मेंस्ट्रुअल लीव का भी कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है। लेकिन ऐसा अभी तक भारत के अंदर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे कोई डायरेक्शन है नहीं। 2 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेंस्ट्रुअल लीव को अप्लाई किया है, इम्प्लीमेंट किया है एट स्टेट लेवल फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और वो हैं बिहार एंड केरला। कुछ प्राइवेट एजेंसीज ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया, जैसे बाइजूस ने किया था। आई थिंक जोमेटो ऑल्सो केम अप विद दैट कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव फॉर इट्स वीमेन एम्प्लॉयज। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया गया कि आप मेंस्ट्रुअल लीव के लिए भारत सरकार को कुछ आदेश दें। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार ही इसके लिए पॉलिसी बनाए तो बेहतर है। ये कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है कि वो भारत सरकार को इस पॉलिसी मेकिंग के लिए डायरेक्शन दे। तो भारत सरकार या पार्लियामेंट में कानून बना करके, डिस्कशन करके, मेंस्ट्रुअल लीव पे चर्चा करके पॉलिसी बनाई जाए तो बेहतर है। चाहिए तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में अमेंडमेंट करके और मेंस्ट्रुअल लीव के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बट द कोर्ट रिफ्रेन्ड फ्रॉम इंटरवीनिंग इन दिस एंड डायरेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर विथ रिस्पेक्ट टू मेंस्ट्रुअल लीव। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोर्ट, जुडिशियरी जो है वो जुडिशियल ओवर रीच करने से बच गई। जुडिशियल ओवर रीच का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था अभी करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लास में। जब जुडिशियरी बिकम्स ओवर इंथुजियास्टिक, तो इट स्टार्ट्स इंटरफेयरिंग इनटू द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस एज वेल, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज जुडिशियल ओवर रीच। तो इस केस में अगर वो ऐसा करती तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज जुडिशियल ओवर रीच। इस बार ऐसा किया नहीं। जुडिशियरी ने कहा कि a model policy is required, but that should be done after due deliberation, and that would be better if it comes from the floor of parliament after proper debate and discussion in the form of policy. अब अगर ये आर्टिकल पढ़ा जाए तो इस आर्टिकल में बात की गई है मेंस्ट्रुअल लीव के बेनिफिट्स की। ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। हमने अभी देखा कि वीमेन का हमारे देश के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी हमारे देश के अंदर काफ़ी वाइड है। तो कुछ हद तक जेंडर डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने में काम करेगा मेंस्ट्रुअल लीव का अगर पॉलिसी लाया गया। तो वीमेन का इकोनॉमिक ऑप्शन ज़्यादा होगा, उनके लिए बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। इट माइट बी अ डिस्करेजिंग फैक्टर वीमेन के लिए फ्रॉम ज्वाइनिंग एनी फॉर्मल एक्टिविटी। बट मेंस्ट्रुअल लीव का फॉर्मलाइजेशन अपने आप में एक प्रॉब्लम भी हो सकता है। दिस माइट लीड टू डिस्करेजमेंट फ्रॉम हायरिंग फीमेल एम्प्लॉयज। जो कॉरपोरेट्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो सोचे कि अरे वीमेन को तो 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी देनी होगी, और इससे डिस्क्रिमिनेशन भी आ सकता है वर्क प्लेस पे। अभी ही थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। वीमेन को जो पेड लीव मिलता है फॉर्मल सेक्टर के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको लेकर के कुछ लोगों के मन में रिसेंटमेंट रहता है मेल एम्प्लॉयज के। ये जो मेंस्ट्रुअल लीव है दैट कैन फर्दर ऐड टू दैट रिसेंटमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। इसको लेकर के स्मृति ईरानी जी ने, फॉर्मर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, ने एक बात कही थी। शी वाज आल्सो अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव फॉर विमेन। शी सेड कि इट्स जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस टू विच अ वुमन इज अट्यून्ड टू। ओनली विमेन कैन टेल हाउ डिफिकल्ट और हाउ नॉर्मल या नेचुरल इट इज, राइट? बट एज पर स्मृति ईरानी, इट इज नेचुरल पार्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ जर्नी। एंड उन्होंने एक बात कही थी जो आप एथिक्स पेपर में लिख सकते हैं या एस्से में लिख सकते हैं। पैथोलॉजाइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोसेस विल फर्दर स्ट्रेंथन स्टिग्मेटाइजेशन। आप मतलब मेंस्ट्रुएशन को किसी पैथोलॉजिकल स्टेट या बीमारी की तरह ना देखें, ऐसा स्मृति ईरानी का कहना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको मैनेज करना विमेन लर्न करती हैं, कर लेती हैं विथ टाइम। इट्स नेचुरल पार्ट ऑफ विमेन्स लाइफ जर्नी। इट्स नॉट ए पैथोलॉजिकल स्टेट। ये कोई बीमारी नहीं है। सिक लीव जैसा मेंस्ट्रुअल लीव भी दे दिया गया, अदरवाइज इट विल फर्दर लीड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मेटाइजेशन। तो दिस आर्ग्यूमेंट वाज गिवन बाय स्मृति ईरानी in order to counter against the concept of menstrual leave. Next article is about AgriSure Fund. Government launches AgriSure Fund. ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्रीकल्चर सेगमेंट में टेक बेस्ड इंटरवेंशन हो पाए, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो पाए,
इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने नाबार्ड के साथ मिलकर के 750 करोड़ का एग्री श्योर फंड बनाया है। इसकी फंडिंग में नाबार्ड ने 250 करोड़ मिलाए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 250 करोड़ मिलाए और बाकी छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन से टोटल 250 करोड़ कलेक्ट किए जाएंगे, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें किसको फंडिंग दी जाएगी? तो जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग दी जाएगी। फंडिंग कैन बी इन बोथ फॉर्मेट, इक्विटी एज वेल एज डेट सपोर्ट। उधार भी दिया जा सकता है या इन कंपनियों में छोटा मोटा स्टेक भी खरीद सकता है नाबार्ड, ताकि इनको फंडिंग मिल पाए। जैसे जाते हैं ना वो शार्क टैंक में फंड उठाने, स्टेक बेच करके, थोड़ा सा इक्विटी बेच करके, तो वैसे ही इक्विटी बेच करके एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप जो है दे कैन रेज फंड। कोई एक स्टार्टअप मैक्सिमम 25 करोड़ तक का फंड उठा सकता है। दैट इज द अपर लिमिट फॉर अ स्टार्टअप। वो कौन से स्टार्टअप्स को पैसा दिया जाएगा? तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस लाएंगे एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए, ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये जो फंड है 750 करोड़ का एग्री श्योर फंड, इट विल बी मैनेज्ड बाय नब वेंचर विच इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ नाबार्ड इटसेल्फ। किस किस तरीके के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए पैसा मिल सकता है अंडर एग्री श्योर फंड? तो प्रिसीजन फार्मिंग, जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, एआई का इस्तेमाल किया फॉर एग्रीकल्चर, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लाए तो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे कोल्ड स्टोर सेंटर्स वगैरह डेवलप किया तो, इनोवेटिव फूड प्रोसेसिंग, ये रूरल फिनटेक सॉल्यूशन, रूरल एरियाज में फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलप करने के लिए फार्मर्स का, ताकि उनको आराम से फंड मिल जाए। अगर ऐसा कुछ सॉल्यूशन अपनाते हैं तो आपके स्टार्टअप को एग्री श्योर फंड के अंतर्गत 25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ डेट या इक्विटी। तो एग्रीकल्चर चैप्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ध्यान में रखिएगा। रेनफॉल अकरिंग इन इक्वेटोरियल रीजन इज मोस्टली ऑफ कन्वेक्शनल टाइप। बिम्स्टेक को लेकर के पहला स्टेटमेंट सही है, बट नॉट ऑल लिटोरल स्टेट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल आर मेंबर ऑफ दिस। थाईलैंड इज नॉट ए मेंबर, इंडोनेशिया इज नॉट ए मेंबर। एनटीसीए को लेकर के पहला स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज को लेकर के। दूसरा सही है, प्रोजेक्ट टाइगर इज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसलिए तीसरा गलत हो गया। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।